हेलो। एसिड रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। थोड़ा एसिड रेन छूट गया था, पिछले बार चर्चा नहीं किए थे। तो कुछ एयर पोल्यूशन में जो कुछ गैसेस जो निकलती हैं, इंडस्ट्री से निकलती हैं, जो व्हीकल से निकलती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। तो कौन कौन सा गैसेस जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन का फॉर्मेशन करते पड़ते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2, NO2, SO3, CO2। ये सारे जो गैसेस हैं वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कैसे फॉर्मेशन करता है भाई? तो वाटर से रिएक्शन करके। एग्जांपल देखते हैं, जैसे SO2 है, ठीक है, या फिर एक बढ़िया एग्जांपल NO2 ले लेते हैं। NO2 जो है वो वाटर से रिएक्शन करके HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड। तो यही नाइट्रिक एसिड जो है वर्षा के जल के साथ में भाई नीचे आता है। ठीक है, वर्षा के जल में मिला होता है HNO3, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, या फिर SO3 वाटर से मिल करके पानी के साथ साथ मिलकर वापस धरती पे आता है भाई HO2SO4 के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। इसको सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बारिश के साथ नीचे आता है। CO2 जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये सुना होगा, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। SO2 प्लस H2O से रिएक्शन करके H2SO3 बनाता है। तो देखो, ये सारे जो गैसेज हैं जो व्हीकल से निकलता है, जो इंडस्ट्री से, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, इंडस्ट्री से निकलता है, इससे एसिड रेन का निर्माण होता है। इसे एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे गैसेज होती हैं। तो पूछता है कि भाई कि इसमें से, और क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में रहेगा कि कौन से गैसेज जो हैं एसिड रेन बनाती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO3 और CO2। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एसिड रेन कंटेन्स, एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है? तो HNO3, H2SO4, H2CO3 और H2SO3 होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि हम ले, तो इसमें से दो सवाल पूछता है, या तो पूछ लेगा कि कौन सा गैस है रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, या फिर क्वेश्चन करके ऐसे पूछ लेगा कि एसिड रेन कंटेंस, एसिड रेन में क्या होता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO3, ऑप्शन डी एक से अधिक। मतलब एक से अधिक समझ गया ना? तो भाई H2SO4 भी होता है एसिड रेन में। देखो अपना H2SO4 भी होता है, H2SO4 भी होता है, HNO3 भी होता है, H2CO3 और H2SO3। तो H2SO4 भी हो गया, HNO3 भी हो गया और H2CO3 हो गया। तो ये तीनों आंसर होगा। तो ये ऐसे पूछता है कि एसिड रेन कंटेंस, एसिड रेन में कौन कौन सा एसिड होता है? तो याद रखना भाई HNO3, H2SO4, H2CO3 एंड H2SO3। कौन कौन सा गैसेस से बनती हैं भाई? तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, SO3 से, CO2 से और SO2 से बनती हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, ये दो चीज़ें हैं, ये वाला और ये वाला, कौन सा एसिड और कौन सी गैसेस से बनती है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर, ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि वाटर भाई
अर्थ सरफेस पर कितना 71% कवर है बाई ओशियन से, ये सब चीज़ें मैं ही पूछ रहा है कितना परसेंट कवर है उससे। हाँ ये पूछ सकता है कि धरती अर्थ के कितना प्रतिशत भाग पे वाटर है, कितना प्रतिशत अर्थ के कितना प्रतिशत भाग पे पर्वत है, हिल है। अर्थ के नहीं पूछेगा, भारत का पूछता है जनरली कि भारत के कितने भूभाग पर कितना प्रतिशत पर्वत है, कितना प्रतिशत पे नदी वाटर बॉडी है, कितना प्रतिशत पे मरुस्थल है, एक बार शायद पूछा भी था। ठीक है, तो बस ये बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है, सारा चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर देखो, ग्राउंड वाटर के बारे में कुछ देखते हैं। जब ऊपर से बारिश होती है तो ऊपर से जब बारिश, ये हम जो बड़ा बड़ा बना रहे हैं ना, ये मिट्टी का कण है, सॉलिड। ये मिट्टी है, सॉइल है सब। कण में थोड़ा सा हम स्पेस दिखा दिए हैं, देखो स्पेस दिखा दिए हैं। स्पेस तो होगा ही, सॉलिड है तो सॉलिड के एटम्स में तो स्पेस होगा ही ना। ये सॉइल है। और जब ऊपर से बारिश होती है तो वाटर जो है, ये जो स्पेस है ना दो पार्टिकल्स के बीच में, तो इसमें वाटर चलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ये कौन सा वाटर इसको बोलते हैं हम? कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अंदर जो ज़मीन के अंदर जो पानी जाती है, इसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अब देखो, कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो एक थीन फिल्म बना लेता है, जैसे कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे क्लोजली, और तीनों पार्टिकल को कस के बांध के रखा है, जैसे फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो थीन फिल्म बना लेते हैं। अब थीन फिल्म कहीं कहीं देखा होगा, सरफेस पर भी कभी कभी बन जाता है, जिससे कि पानी जब बारिश हुआ खेतों में, अब बारिश के जस्ट बाद तुम देखिएगा कि थोड़ा सूख जाता है ना, तो थोड़ा एक ऊपर सरफेस पर चमकता दिखाई देता है, पानी वाला कुछ जाली टाइप के चमकता दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे ही धरती के अंदर भी बनता है, जो पार्टिकल्स के बीच में बनता है, 2 3 4 5 पार्टिकल्स को टाइटली हेल्ड करके जो रखता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वही जो थिन फिल्म है उसी को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ वाटर जो है जो अंदर की ओर जाएगा, वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर में जो आ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर पे कुछ वाटर फ्लो होके जाएगा ना, तो जब नीचे की ओर यही पानी आती है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। कुछ नहीं, वही कैपिलरी वाटर नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर जो जाने लगेगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर समझ में आया, थीन फिल्म टाइप का होता है। कैपिलरी वाटर मतलब वही वाटर जो होल में जो 2 पार्टिकल के बीच में है, यही कैपिलरी वाटर तो नीचे की ओर जाएगा ना अंडरग्राउंड में। जब नीचे जाने लगेगा तो बोलेंगे हम लोग कि ग्रेविटेशनल वाटर है, जब नीचे की ओर फ्लो होने लगेगा। जब ऐसे ही फंस के रह जाएगा, ठीक है, तो कैपिलरी वाटर है सिंपली। तो क्या क्या देख लिए अपन? कैपिलरी वाटर हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, वही सॉइल के साथ कंबाइन होता है, वो कंबाइन वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एक ही बात। और जो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। मेन इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे क्वेश्चन भाई आ सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है भाई? तो इट इज़ द टेक्निक टू कैप्चर एंड स्टोर द रीयूटिलाइज द रेन वाटर। पानी, वर्षा के जल को जब हम कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं और उसका फिर रीयूज करते हैं, यही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे हम लोग कैसे हम वर्षा के जल को भाई स्टोर करते हैं, जैसे कि छत है, ठीक है, घर के ऊपर का ही छत है,
ये छत है। अब ये छत पे जब बारिश की बूंदे आया तो इसमें हम वाटर स्टोर कर लिए, ठीक है, वाटर स्टोर हो गया बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। अब यहाँ से एक पाइप हम निकाल करके एक हम बना दिए हैं स्टोरेज टैंक। ये क्या है? टैंक है, जो पानी अब छत पर से आ करके ये टैंक में जमा होते रहेगा। तो हमने हमने वाटर को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया, और इसी वाटर को हम यूज भी करेंगे खाना बनाने के लिए, या फिर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से फ़ायदा क्या है भाई? इससे यह फ़ायदा है कि भाई पानी की बचाव हो रही है। दूसरी बात यह है कि इससे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जा रहा है। यहाँ से क्या है कि सीप होकर कैपिलरी वाटर के फॉर्म में सीप हो के अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा। इससे अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा? रिचार्ज हो जाएगा, तो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, लेवल सूखेगा नहीं। तो इससे यह फ़ायदा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन शहर में क्या हुआ है कि भाई चारों तरफ पक्का है, चाहे अपने घरों में भी देख सभी जगह पक्का है। बाहर भी गली जो था मिट्टी के था वो भी अब हम ढलैया कर दिए हैं, और घर में अंदर पक्का है। पानी कहाँ जाएगा? धरती के अंदर पानी कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो दिन पर दिन क्या हो रहा है कि वाटर लेवल क्या होते जा रहा है? डाउन होते जा रहा है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फ़ायदा क्या है? अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और उस वाटर सेव करते हैं, या फिर फ्लड भी नहीं आता है, क्योंकि बारिश के कारण जो वाटर नदी में फ़्लो हो जाता है, ठीक है, वो फ्लो होने के बजाय हम उसे टैंक में स्टोर करके रख रहे हैं। तो कहाँ से फ्लड आएगा भाई? अगर सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे तो फ्लड का भी रोकथाम किया जा सकता है। इसका एडवांटेज लिखा होगा, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पिक्चर बनाया हुआ है कि ऊपर रेन है, पाइप के से हम भाई यहाँ पे देखो एक टैंक में हम जमा कर दिए वाटर, और फिर इसका हम रीयूज कर रहे हैं। पौधे पर पानी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या क्या है भाई? तो रिड्यूस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर, जो पानी वर्षा के जल जो बर्बाद हो जाता है वो बर्बादी होने से हम बचाते हैं, लॉस ऑफ रेन वाटर। दूसरा, कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड, बाढ़ को हम थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। इट मेंटेन्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए ड्राई मंथ ऑफ द ईयर, जब सूखा पड़ जाएगा गर्मियों के दिनों में, जब पानी की कमी हो जाएगी तो हम ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ड्राई मंथ ऑफ द ईयर, जब गर्मियों के दिनों में। इट चेक्स द सॉयल इरोजन, भाई मिट्टी के कटाव भी बचाएगा। अब पानी जो है नदी में फ्लो होकर के जा नहीं रहा है, इसे तो हम यहीं पे रोक लिए, ठीक है। जब पानी की बहाव तेज़ नहीं होंगी, फ्लो होकर के नहीं नदियों में जाएंगी, तो जो मिट्टी के कटाव होगा वो भी कम होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एडवांटेज देख लेना, ये पढ़ लेना, हो सकता है कि आए कि एडवांटेज क्या क्या है भाई। तो इसे सॉयल इरोजन में भी मदद करता है। अब ऑप्शन आ जाएगा, पता नहीं चलेगा भाई इसे मिट्टी के कटाव कैसे बचेगा, हम पानी एक जगह जमा कर ले तो। इसे फ्लड बाढ़ कैसे रुकेगा, ठीक है, तो एग्जाम में काम नहीं करता तुम्हारा। तो ये दोनों चीज़ें याद करना ज़रूरी दोनों है, कंट्रोलिंग द फ्लड एंड चेक द सॉइल इरोजन। अब ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, ये कुछ ये सब नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ यह ध्यान रखना इसमें कि राजेंद्र सिंह को बोला जाता है वाटरमैन। राजेंद्र सिंह को क्या बोला जाता है? वाटरमैन। इन्होंने मॉडर्न तरीका दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इसीलिए इनका नाम वाटरमैन पड़ा है। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक टेक्निक दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब देखो, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ सवाल नहीं आएगा कि वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो लिखा हुआ है एडॉप्शन ऑफ वेरियस फ्लड कंट्रोल मेथड, अलग अलग टाइप के फ्लड कंट्रोल मेथड है, उसको हम अपनाएंगे। कैसे हम वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करें, कैसे हम पानी को मैनेज करें, उसका लिखा हुआ है ऑप्शन।
तो इसे तो कुछ नहीं आने वाला है। आगे पढ़ो चौथा, देखो क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई द ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज ऑफ फ्रेश वाटर एक्सटेंसिव हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज आर डन। हम एक सर्वे करेंगे कि कहाँ भाई ज़्यादा फ्रेश वाटर हो गया है, कहाँ ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, अवेयरनेस फैलाएंगे एक्सप्लॉइटेड एरियाज ऑफ फ्रेश वाटर। ये सब ऐसे नहीं है, सब कुछ नहीं है। मेन अभी आएगा वाटर पॉल्यूशन में पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सब पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है वाटर पॉल्यूशन। देखो वाटर पॉल्यूशन भाई कैसे होता है, किन किन कारणों से वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और वाटर पॉल्यूशन है तो किस कहाँ कहाँ की वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो रही हैं। तो एक तो इनलैंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इनलैंड वाटर पॉल्यूशन मतलब हमारी जो रिवर हैं, पॉन्ड है, नदी, तालाब, ये सब चीज़ें प्रदूषित हो रही है, इसको इनलैंड वाटर, देखो लिखा हुआ सरफेस वाटर पॉल्यूटेंट, मतलब इनलैंड वाटर पॉल्यूशन। ये एग्जांपल इनलैंड वाटर पॉल्यूशन क्या है, रिवर, पॉन्ड कहा जाता है। दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो अंडरग्राउंड वाटर है, नीचे का जो पानी है वो भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड होते जा रहा है। क्यों पॉल्यूटेड हो रहा है देखेंगे। फिर मैरीन वाटर है, समुद्र का पानी है, सी का पानी है, ओशन का पानी है, ये भी पॉल्यूटेड होते जा रहा है। तो कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेड हो रहे हैं, लगभग सारे। सरफेस वाटर पॉल्यूटेंट मतलब कि इनलैंड वाटर पॉल्यूशन में रिवर और पॉन्ड वगैरह आ ही गया, अंडरग्राउंड वाटर हो ही गया, वो सी ओशन हो गया, तो सारे वाटर पॉल्यूटेंट हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, टाइप्स क्या है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है, मतलब किन किन टाइप के पॉल्यूटेंट जो हैं वो वाटर में जाकर के पॉल्यूशन फैला रहे हैं। पॉल्यूटेंट्स मतलब वो पिछला लेक्चर में समझाए थे, जो पॉल्यूशन का मेन रीज़न होते हैं, मेन कारण होते हैं, जो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि कोई अगर वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो डिटर्जेंट हो गया जो हम लोग यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, पीसीबी हो गया, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इनमें कई टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पहला है फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स, इसमें क्या हो गया, आयल्स वगैरह। पहला है लिखा हुआ है क्या, देखो यहाँ पे नंबर 1 फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स, आयल्स हो गया, या फिर थर्मल हीट के कारण हो गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दीज इंक्लूड्स हीट एंड आयल स्पेस। तेल के कारण अगर वाटर गंदा हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि फिजिकल वाटर पॉल्यूशन है, या फिर हीट के कारण हो रहा है तो फिजिकल वाटर पॉल्यूशन है। अब हीट के कारण वाटर कैसे पोल्यूटेड होगा भाई, अरे वाटर पोल्यूशन तो होता है डिटर्जेंट से, कुछ केमिकल वगैरह डाल दिए या फिर अपना डोमेस्टिक वेस्ट डाल दिए, सीवेज वगैरह डाल दिए, इससे होगा वाटर पोल्यूशन। हीट के कारण कैसे होता है, हीट के कारण ऐसे होता है कि जब जैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है ना डायरेक्टली रिवर में छोड़ देता है। जो थर्मल पावर प्लांट है, जो कूलिंग टावर से जो वाटर आता है वो डायरेक्ट रिवर में छोड़ देता है। तो रिवर में जैसे ही छोड़ेंगे हॉट वाटर रिवर में जाएगा, तब यहाँ के आसपास के पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हॉट वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व की मात्रा होती है कमती जाती है। हॉट वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व जितना होना चाहिए वो घटते जाता है। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है पानी में घट जाता है गर्म पानी में। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा पानी में घट जाएगा तो जो भी मछली उछली होगा, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे वाटर में, वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे या वेल डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम गर्म पानी में भी नदी में छोड़ते हैं तो वो भी समस्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देगा, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन। थर्मल पावर प्लांट हो या चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वो कूलिंग पर्पस के लिए वाटर का इस्तेमाल करती है। एंड लेटर रिटर्न हीज हॉट वाटर दिस हॉट वाटर बॉडीज, हॉट वाटर में वापस इसको क्या कर देते हैं, लेटर रिटर्न हीज हॉट वाटर दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडी, जो हॉट वाटर है उसको वाटर बॉडीज में छोड़ देता है, मतलब रिवर में छोड़ देता है। दिस रिजल्ट इन थर्मल पॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल पॉल्यूशन।
जो गर्म पानी अगर नदियों में छोड़ देंगे, इससे जो पॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल पॉल्यूशन। इसे होगा क्या, लिखा पढ़ो, अनदर मैनर इन विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिवर कैन affected is when water is released from the dams, या फिर डैम्स the water inside the deep reservoir would be colder than the water at surface which gets heated by the sun. High temperature of water, देखो यहाँ लिखा हुआ है high temperature of water reduce its dissolve oxygen content। तो अगर पानी ज़्यादा गर्म होंगे तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो भाई मछलियाँ मर जाएंगी, पेड़ पौधे अच्छे से उग नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल पॉल्यूशन। वही सब लिखा हुआ है कि व्हेन रिवर इफेक्ट बाय वाटर डैम्स फलाना ढिमका। तो कोल्ड वाटर होना चाहिए, वो भी अत्यधिक कोल्ड नहीं, नॉर्मल कोल्ड। अब देखते हैं आगे, केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या है? पहला तो हम लोग के फिजिकल देखो, उसमें क्या होता है, थर्मल वाटर मतलब थोड़ा हॉट वाटर, या फिर आयल स्पिल्स, आयल मतलब तेल वगैरह, वो फिजिकल में आएगा। दूसरा केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स में क्या है भाई कि हम लोग जो ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करते हैं, जिसे केमिकल, जिसमें केमिकल हो, सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करते हैं, या फिर डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया सब वही सब फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ठीक है, जिसमें केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सीधी सी बात है, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड, निकेल, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें केमिकल वाला, सारी चीज़ें केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स में आ जाएंगे। तीसरा है बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। दीज इंक्लूड पैथोजन सच ए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अगर वाटर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगे, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो भी तो वाटर गंदा हो जाएगा, कॉन्टामिनेटेड वाटर हो जाएगा, बीमारी फैलाते हैं लोग। इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो हम लोग 3 टाइप का पॉल्यूटेंट्स देखें। पहला तो हीट या फिर आयर वाला, जिसे फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट। दूसरा वो हो गया केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट, मतलब अगर कोई चीज़, केमिकल चीज़, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर वाटर में जा रहा है तो केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स हो गया। बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स हो गया जैसे कि पैथोजेंस अगर वाटर में मिक्स है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब है वाटर में, तो वो भी कंटामिनेटेड वाटर हो गया। तो ये इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। आगे देखते हैं सोर्स और कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसका सोर्स क्या है और कारण क्या है वाटर पॉल्यूशन का। तो जैसे कि सोर्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग क्या, जितने पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि डीडीटी, फर्टिलाइजर्स, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से? फर्टिलाइज़र का सोर्स भाई खेतों से, खेत में से ही तो आता है, वाटर के थ्रू फ्लो करके रिवर में या फिर कैनल में फ्लो करता है। तो इसी चीज़ का सोर्स पढ़ने वाले हैं। पहला सीवेज, तो इसका सोर्स क्या है? सीवेज भाई ऑर्गेनिक वेस्ट आर कंट्रीब्यूटेड डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सीवेज बाय द फूड प्रोसेसिंग। जो सीवेज होती हैं, सीवेज किसको बोलते हैं पता है? सीवेज अगर टर्म आ जाए तो ऑर्गेनिक वेस्ट दिमाग में आना चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जिससे हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं, जैसे कि सब्जी का छिलका, ठीक है, सब्जी का छिलका वगैरह, फल उल का छिलका, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल हो, सीधी सी बात है। सीवेज जहाँ पे आ जाए वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होता है, मतलब जो डिकम्पोज हो सके। तो जहाँ कहीं भी अगर सीवेज आ जाए तो यही समझना कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और वह डिकम्पोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, कुछ डोमेस्टिक वेस्ट हो गए, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट हो गए मतलब सब्जी का छिलका, ये सब छिलका, तो ये चीज़ें माइंड में आना चाहिए अगर सीवेज आ जाए, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हम बोले, ठीक। तो ये और भी सीवेज कहाँ से निकलेगा? डेयरी फार्म से निकलेगा भाई। डेयरी फार्म जहाँ दूध दही वाला फार्म है, या फिर अपना डेयरी फार्म्स हम लोग भी चलाते हैं, खटाल उटाल खोल दिए, वहाँ से जो वेस्टेज निकलेंगे उसको भी सीवेज बोलते हैं। सब बायोडिग्रेडेबल होता है, डिकम्पोज हो जाएंगे। पिगरीज है, पोल्ट्री फार्म्स है, मुर्गा का फार्म अगर आप चला रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस है, जैसे कि स्लॉटर से मुर्गा के काट दिए, ततरी पचौनी फेंक दिए, तो भाई तो बायोडिग्रेडेबल है ना, तो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो स्वेज का मतलब यही सिंपल सा समझना कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ठीक है। वही सब प्लांट व्लांट के बारे में तो समझ में आ गया कि सीवेज क्या है। दूसरा इंडस्ट्री से जितना
केमिकल्स वगैरह निकलेगा। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जैसे कि पेपर मिल्स वाला इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, इससे हार्मफुल केमिकल निकलता है, जैसे लिखा हुआ हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। जैसे एसिड होगा, हार्मफुल केमिकल में एसिड, अल्कली या फिर हैवी मेटल भी हो सकते हैं उसके केमिकल्स में, जैसे मरकरी, कैडमियम, ठीक है। और वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाते हैं वाटर बॉडीज में, देखो डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी। तो इस सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री जैसी दिमाग में, इंडस्ट्री से क्या क्या भाई, जो केमिकल चीज़ें हैं वो रिवर में आएंगी। जो केमिकल चीज़ें हैं वो कहाँ से ज़्यादातर आती हैं, इंडस्ट्री से आता है, ठीक। तीसरा हो गया सिंथेटिक सोप, जो अपने घरों में यूज करते हैं, वो भी एक सोर्स है वाटर पोल्यूटेंट का। डिटर्जेंट वगैरह देखो, सोप्स एंड डिटर्जेंट। फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी वाटर पोल्यूशन का भाई एक सोर्स है। फर्टिलाइज़र से भी पानी गंदा होता है, पेस्टिसाइड से, पेट्रोलियम ऑयल से भी वाटर गंदा होगा, सॉलिड पार्टिकल से भी वाटर गंदा होगा। सॉलिड पार्टिकल मतलब छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, ठीक है। देखो सॉलिड पार्टिकल्स, रेन इरोड से सॉइल, रेन जो है अगर बारिश होगा तो सॉइल के कटाव करेंगी, सॉइल को काटेंगी और वो फिर वाटर में जा कर के मिक्स होगा, जिसमें सिल्ट भी होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे कुछ क्ले वगैरह, इससे भी पानी गंदा तो होगा। थर्मल पोल्यूशन वही जो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाते हैं थर्मल पावर प्लांट से, जो हॉट वाटर डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाते हैं रिवर में, उससे थर्मल पोल्यूशन होता है। तो ये सोर्स है, ये पढ़ना है, इसको याद क्या करना, बस पढ़ लेना है कि हाँ भाई पेट्रोलियम से होता है ऑयल पोल्यूशन। ये सब याद करने की चीज़ें थोड़ी हैं, तो वह ऑप्शन आएगा सीधे पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें खाली पढ़ लेना, ये सब लिखना उतना याद बात करना कुछ नहीं है। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी सब याद करने की थोड़ी चीज़ें हैं, बस खाली पढ़ लेना है। क्या है कि वाटर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो भाई ह्यूमन डिजीज आएगा, याद करने की ज़रूरत है, हम लोग बीमार पड़ेंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा इकोलॉजिकल सिस्टम, फूड चेन, फूड वेब सब डिस्टर्ब हो जाएगा, मछली मरने लगेगा, वाटर के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो मरने लगेगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा ही, तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, with increase in the amount of organic waste in water, bacteria multiply rapidly and use up the available oxygen. Lack of oxygen kills the first and other animal. अब वाटर बॉडी में जो ये डिटेल में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल अच्छा आएंगे, बायोलॉजिकल इसी में से वो है। ये जो चीज़ लिखा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन किल्स द फिश, यहाँ पे कहने छूट गया है, फिश एंड अदर एनिमल्स। कि कैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन से फिश मछली मरेगा, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा कैसे, ये भी पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन अगर हो जाएगा ज़्यादा, तब पानी में जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है उसकी मात्रा कम कैसे होने लगता है, पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, चलो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। देखो मान लेते हैं कि ये है अपना क्या, वाटर, ठीक है। वाटर में ये कुछ प्लांट है, कुछ पौधे भी होंगे, अलगी, ठीक है। और अंदर भी होता है, ये सब वाटर है पूरा, हम बनाए नहीं है, गंदा लगेगा। अब अंदर भी कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं, छोटे छोटे वाटर के अंदर भी होते हैं समुद्र में, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जब प्लांट है तो भाई वो ऑक्सीजन भाई छोड़ता है, तो ये ऑक्सीजन छोड़ेगा तो वाटर में डिजॉल्व होगा। मतलब वाटर में ऑक्सीजन होता है वो तुम पहले से भी जानता है, ठीक है। वो कहाँ से कैसे डिजॉल्व होता है, ये जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक।
तो अभी इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है, भरपूर है, बढ़िया है, हेल्दी वाटर है एकदम, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत है, हेल्दी वाटर है, ठीक है, आराम से ध्यान से समझना। हेल्दी वाटर है तो उसमें भी ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, तुम जानता है। अब इसमें मछली एकदम आराम से, बहुत सारे मछली हैं, सांस ले रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है। अब क्या किया तुम कि इसमें तुम कचरा डाल दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, ये कचरा आ गया। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब सब्जी का मान लो कि तुम छिलका डाल दिया, ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे मुर्गा उर्गा के सब आत उतू सब डाल दिया तुम, स्लाउटर हाउस से जो आया, या फिर डेयरी फार्म्स का भी कुछ कुछ पनीर उनीर सब डाल दिया तुम, कचरा चरा चीज़, तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब देखो अब क्या करता है कि जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हम डालें तो जो माइक्रोब्स हैं इसमें, वाटर में प्रेजेंट माइक्रोब्स है, इसको डिकम्पोज करने लगेंगे। मतलब जो डिकम्पोजर है वो इसको वेस्ट को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसे बोलते हैं एरोबिक। जो एरोबिक डिकम्पोजर होंगे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कुछ माइक्रोब्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे, ये इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अरे डेट्रीवोरस जो होता है, डेट्रीवोरस किसे बोलते हैं, डेट्रीवोरस ही ना, वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको खाते हैं, सीधी सी बात है। अब ये जो माइक्रोब्स है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, कीड़ा उड़ा टाइप के, ये क्या करेगा कि ऑर्गेनिक वेस्ट के चारों तरफ चले जाएंगे और इसको खाना प्रारंभ करेगा। किसके, अब इसको खाने के लिए क्या चाहिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हेल्प से ये डिकम्पोज होगा ही नहीं। जो माइक्रोब्स हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक जो कुछ बैक्टीरिया हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। तो एक बार बताओ, जो वाटर में मान लेते हैं कि 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन था, एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, ये अभी वाटर में 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन था, तो इसमें से तो भाई 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन ये ले लिया, इसको डिकम्पोज करने के लिए अपना माइक्रोब्स ले लिया, और भी तुम पॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब इसको भी डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई, माइक्रोब्स ऑक्सीजन लेगा तभी इसको डिकम्पोज करेगा, तो 20 मिलीग्राम ये भी ले लिया, और भी ढेर सारा पॉल्यूशन तुम डाल दिया। छोड़ो अब इतना समझो, 20 मिलीग्राम तो चला गया, तो भाई जो टोटल वाटर में ऑक्सीजन 100 मिलीग्राम था, अब कितना बचा, 60 मिलीग्राम। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया कि नहीं, जैसे ही हम वेस्ट डाले उसमें, जैसे ही हम ऑर्गेनिक वेस्ट डाले, तो ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं ना, उनके माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज करने के लिए उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, बिना ऑक्सीजन से तो भाई वो डिकम्पोज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स है वो ऑक्सीजन का डिमांड करने लगे। जैसे ही तुम ढेर सारा कचरा डालेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड्स करेंगे माइक्रोब्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे माइक्रोब्स ऑक्सीजन का, तो मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा हुई वो कम हो जाएगी। अब देखो 60 मिलीग्राम बचा, ठीक है, तो 60 मिलीग्राम में भाई तो मछली जी नहीं पाएंगे, वो तो 100 मिलीग्राम में मछली जी पा रहे थे। अब कुछ ऑक्सीजन तो कम हो गया, तुम ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, तो वो तो ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन माइक्रोब से ले लिया उसको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। समझ में आया कुछ। अब देखो एक और कचरा डाल दिया तुम, ऊपर से आया एक और डाल दिया। अब इसको भी भाई डिजॉल्व करने के लिए माइक्रोब्स कुछ आया कि भाई हम डिकम्पोज करेंगे, लेकिन हमारा 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाह दे दो, तो 20 मिलीग्राम फिर चला गया, अब भी बचा 40 मिलीग्राम। अब 40 मिलीग्राम में कैसे मछली जिंदा रहेगा। तो कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में यही है, सिंपल सी बात है कि जो तुम ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हो तो उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स जो है ऑक्सीजन की डिमांड करता है। जब ऑक्सीजन की डिमांड करेगा माइक्रोब्स, तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अब घट जाएगा तो मछली जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो, ठीक है। या तो ऑर्गेनिक वेस्ट तुम डाल रहे हो, या फिर जो अलगी हैं ये भी अगर मर जाएंगी, ये भी डेड हो जाएगा, चाहे प्लांट डेड हो जाएगा,
तो इसको भी डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, ठीक है। प्लांट वगैरह भी अगर डिकम्पोज हो जाए, मर जाए, सॉरी, प्लांट वगैरह अगर मर जाए तो ये जो प्लांट मर उड़ के मान लेते हैं यहाँ जमा हो गया है, ये प्लांट है, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। कुछ माइक्रोब्स 10 मिलीग्राम ये भी ले लो तो और कम गया 30 मिलीग्राम। तो हम इससे यह सीखे कि जब तुम ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हो या फिर कोई प्लांट मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स जितना ऑक्सीजन डिमांड करेगा वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जितनी ऑक्सीजन की डिमांड माइक्रोब्स करेगी वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगी माइक्रोब्स तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। हाँ, मतलब सिंपल सी बात यह हम कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम कचरा डालोगे उतना ही ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होंगे। जितना अधिक तुम कचरा डालोगे उतना ही ऑक्सीजन की डिमांड माइक्रोब्स करेंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए, मतलब उतना ही वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घटेगा, उतना ही घटेगा। इसका मतलब देखो, अब एक और चीज़ देखते हैं। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोब्स ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे भी लिख लेते हैं बाय, बाद में डेफिनेशन लिखे माइक्रोब्स, ठीक है। तो अच्छा छोड़ो, फिर से ये एग्जांपल पे आते हैं। देखो, जैसे ही तुम कचरा डाला 20 मिलीग्राम, 1 कचरा डाला, 2 कचरा डाला, ठीक है, 3 कचरा भी डाला, 2 कचरा, हाँ यहाँ पर भी था, 1 कचरा डाला, 2 कचरा डाला, 3 कचरा डाला, तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया मतलब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गया। तो जब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगा तो जो इसमें ऑक्सीजन पहले से घुला हुआ था वाटर में वो कम हो गया कि नहीं? बिल्कुल कम हो गया। इसका मतलब कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा ना तो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में वो घट जाएगा। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में तो घट ही जाएगा, ऑक्सीजन तो घट ही गया ना। देखो एग्जांपल हम तुमको समझाए थे कि 60 मिलीग्राम था, फिर 40 मिलीग्राम हो गया, फिर 30 मिलीग्राम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन डिमांड करेगा माइक्रोब्स ज़्यादा, वैसे वैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व जो वाटर में होंगे वो कमते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम एक लाइन में समराइज करें तो सुनो ध्यान से हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर वाटर में ज़्यादा कचरा होगा इसका मतलब माइक्रोब्स जो है ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए, राइट। और माइक्रोब्स जब ज़्यादा ऑक्सीजन को डिमांड करेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो अगर माइक्रोब्स ज़्यादा ऑक्सीजन को डिमांड कर रहा है डिकम्पोज करने के लिए, इसका मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा। अब जब ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा इसका मतलब वाटर में जो अब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होगी घट जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी लॉजिक है, यही कहना चाह रहे हैं। तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर ऑक्सीजन डिमांड, अगर कचरा बढ़ेगा, एकदम हम पूरा लिख देते हैं, अगर तुम कचरा ज़्यादा डाल दिया या फिर कचरा ज़्यादा डाला तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोब्स बढ़ जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन के डिमांड करेगा इसको डिकम्पोज करने के लिए, फॉर डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, कचरा ज़्यादा तो ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोब्स कहे लगी तो डिकम्पोजिशन के लिए ज़्यादा चाहिए। अभी जो ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोस्कोप है ना, इसी को बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डैट मीन्स बीओडी बढ़ेगा। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, डिमांड मतलब क्या? ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या कि माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, सीधी सी बात है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स मतलब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया। जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया मतलब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड्स ज़्यादा बढ़ गया, तो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाएगी। इसका मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो घट जाएंगी,
बस यही कॉन्सेप्ट है। जब तुम ज़्यादा पॉल्यूशन मचाओगे भाई, गंध मचाओगे, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटेंगी और मछलियाँ मरेंगी। समझ में आया? तो ये हो गया। इस तो एक चीज़ याद रखना कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक चीज़ और देखो, जितना कचरा बढ़ेगा उतना ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, मतलब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कुछ मशीन तैयार कर लें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो मेजर कर सके, ठीक है, मशीन ऐसा कुछ मशीन बना ली जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर कर ले कि हाँ भाई अभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 4 मिलीग्राम पर लीटर है, 5 मिलीग्राम पर लीटर है, तो हमें क्या बताता है? अगर हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 4 मिलीग्राम पर लीटर है तो हमें क्या बता रहा है कि कचरा कितना है। अगर बढ़ गया 5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया मतलब कचरा और बढ़ गया है। 6 मिलीग्राम पर लीटर है मतलब कचरा और बढ़ गया है, और ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड हो गया। 100 मिलीग्राम पर लीटर हो गया मतलब हाईली पोल्यूटेड हो गया। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बोल सकते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा मतलब ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोब्स बढ़ेगा, ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अब इसका डेफिनेशन वगैरह हम लिख देते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस में मेजर किया जाता है? इसका यूनिट क्या होता है भाई? तब ppm या मिलीग्राम पर लीटर लिखो। हम डेफिनेशन वगैरह लिखवा देते हैं। ये क्या है भाई? तो अमाउंट ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, एकदम सिंपल भाषा लिखवाएं, नीडेड बाय माइक्रोब्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट इन सीवेज। सीवेज मतलब समझ गया ना, ऑर्गेनिक वेस्ट इन सीवेज, सब्जी का कचरा, एक कचरा जो बायोडिग्रेडेबल हो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हेल्प करती है हमें? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हेल्प्स इन फाइंडिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, लेवल ऑफ पॉल्यूशन। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, है ना। माइक्रोब्स के द्वारा अगर ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है तो पॉल्यूशन का लेवल भी ज़्यादा है। इसका मतलब BOD मेजर, इसका मतलब BOD क्या मेजर कर रहा है? इसका मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स, क्या मापता है? मेजर्स डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन फ्रॉम ऑक्सीजन। फ्रॉम ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मेजर करते हैं? मेजर डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, कितना वाटर पॉल्यूशन है, किससे? वैसे वेस्ट से, वैसे कचरे से जो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो ऑक्सीजन का डिमांड करे। अब केमिकल वाला हो, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ प्लास्टिक डाल दिए, अब प्लास्टिक भाई डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन क्या डिमांड करेगा? वो वैसे ही वाटर में प्लास्टिक रह जाएगा, उससे ऑक्सीजन की मात्रा घटेगा नहीं प्लास्टिक डालने से। हाँ, लेकिन सब्जी का कचरा डाल देगा तुम तो ज़रूर वाटर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में वो घट जाएगा, बिकॉज उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स आएगा, और जैसे ही माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करेगा तो उसको तो ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो फॉल्सोरूप वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसकी मात्रा घट जाएंगे। तो वैसे वेस्ट लिखा हुआ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, वैसे वेस्ट जो ऑक्सीजन को डिमांड करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। अब प्लास्टिक थोड़ी ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वही ऑक्सीजन के डिमांड करते हैं, अदर नहीं।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज, डायरेक्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, वही कचरा के बराबर होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट। खत्म। इट इज मेजर इन ppm पार्ट पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर या ppm दोनों एक ही बात है, मिलीग्राम पर लीटर बोलो चाहे ppm बोलो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ में आया होगा। एक बार समराइज करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है भाई, कि माइक्रोब्स ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा है भाई वो कचरा को डिकम्पोज करने के लिए। जितना ऑक्सीजन का डिमांड करेगा माइक्रोब्स कचरा को डिकम्पोज करने के लिए, वही उसी को भाई बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगा, तो वाटर डिजॉल्व जो हैं वो कम हो जाएंगे वाटर में, ठीक है, खत्म का है। अब आगे है केमिकल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था, अब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग क्या सीखे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ जाएगा, मतलब माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब वाटर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में वो कम हो जाएगा, बस। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब जैसे ही वाटर है, अब वाटर में कुछ इनऑर्गेनिक वेस्ट आ जाएंगे केमिकल, जैसे कुछ भी DDT आ गया, ये केमिकल वेस्ट है, ठीक है। तो इसको भी डिकम्पोज करने के लिए, इसको भी हम डिकम्पोज सही शब्द नहीं है, इसको हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन से हम DDT को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हटा देते हैं पानी में से। अगर पानी में DDT आ गया तो इसको हम हटाते हैं ना, जैसे कि वाटर में क्या करते हैं कि कई बार क्लोरीन वगैरह डाल देते हैं जिससे कि वाटर शुद्ध हो जाए। वैसे ही हम जितने केमिकल चीज़ें हैं, DDT वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो अगर वाटर में मिक्स है तो इस सब को हटाने के लिए हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डालते हैं, ठीक है, या फिर वाटर का ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम वाटर DDT को हटाने के लिए अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं, यही वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे हम रिएक्शन करा करके DDT को हटाते हैं। तो जब हम वाटर का ऑक्सीजन लेकर के DDT को हटाएंगे तब भाई ऑक्सीजन जो डिजॉल्व वाटर है, डिजॉल्व में जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में, जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व वाटर में, वो तो कम हो जाएगा। जो वाटर में वो डिक्रीज हो जाएंगे। सिंपल से मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि इनऑर्गेनिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट को हटाने के लिए हम वाटर का ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं, तब जा कर के जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जो केमिकल है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, केमिकल वेस्ट। तो भाई जब केमिकल वेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होगा। तो जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर लेंगे, जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे रिएक्शन कराने में, तो जो ऑक्सीजन जो बचेगा वाटर में वो तो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो मछलियाँ मरेंगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है भाई, तो ऑक्सीजन डिमांड बाई केमिकल वेस्ट टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ, ठीक है। वो ऑक्सीजन केमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो ऑक्सीजन की डिमांड करे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, सिंपल सी बात है, फिर से सुनो, अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया डैट मीन्स जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उनके द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, डैट मीन्स तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में है वो तो घटने लगेगा, सीधी सी बात है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कुछ नहीं होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है भाई कि इनऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था ना कि माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड, वैसे ही केमिकल क्या था भाई, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसी प्रकार है भाई, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि केमिकल्स के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड, बात खत्म।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब केमिकल द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा तो डिजॉल्व वाटर में ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा घट जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी। बस, तो ये ख़त्म हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उम्मीद है समझ में आया होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या था। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड। बस वैसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड था इनऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड। वही सेम डिफिनेशन यहाँ लिखा, बायोलॉजिकल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द, वही बैक्टीरिया माइक्रोब्स, इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग क्या पढ़े कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डैट मीन्स द बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड। बात खत्म। अब ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड है, इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर में है वो कम होता जाएगा। तो वही लिखवाए थे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिजॉल्व लिख देते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व। तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएंगी, तो हमें जो मछलियाँ हैं वो मरते जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना, ज़्यादा कचरा फैलेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व घटेगा, मछलियाँ मरेंगी। ख़त्म। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन और चेंज इन टेम्परेचर। भाई थर्मल पॉल्यूशन होगा, थर्मल पॉल्यूशन के कारण अगर वाटर हीट हो जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो कम हो जाएगा बस, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ऑक्सीजन डिजॉल्व कम हो जाएगा, अगर वाटर में ऑक्सीजन कम रहेगा तो फिर जो जीव जंतु रहते हैं वाटर में वो मर जाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ लेना कुछ नहीं है। व्हेन अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट गेट मिक्स विथ द रिवर एंड लेक। जब अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, केमिकल वेस्ट जो है, इंडस्ट्री से जो केमिकल निकलते हैं वो अगर रिवर और लेक में आकर के मिक्स हो जाएं, ठीक है, जैसे कि एसिड अगर इंडस्ट्री से आया, अल्कली आया, हैवी मेटल्स आया, ठीक है, नेचुरल क्लींसिंग, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। इसमें कुछ नहीं है, पढ़ लेना डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो। बार बार एक बतिया लिखा हुआ है, एक बतिया क्या बोले। हाँ, अब दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें वाटर पोल्यूशन में दो चीज़ें थी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है, एक था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है यूट्रोफिकेशन। अब दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि कई बार हम खेतों में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में क्या होता है पता है, फर्टिलाइज़र में पूछ सकता है क्वेश्चन में, भाई फर्टिलाइजर्स में होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये होते हैं फर्टिलाइज़र में ज़्यादातर मेनली। यही प्लांट के लिए मोस्ट यूजफुल है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन है प्लांट के लिए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, इसे लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स मतलब ही होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ये प्लांट के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सवाल पूछता है कभी कभी, लिख। हाँ, अब यूट्रोफिकेशन का मतलब समझते हैं। अब यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जैसे हम फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ किए, ठीक है, अब जब खेत में अपना यहाँ फर्टिलाइज़र यूज़ किए, ये हमारा खेत था भाई, आरी ओरी था, ठीक है, और ये वाटर बॉडी है, मान लेते हैं कि तालाब है, चाहे रिवर है, कुछ भी मानो चलो पॉन्ड है, मान लेते हैं पॉन्ड है। पॉन्ड में खूब सारी मछलियाँ, बहुत बड़ा तालाब है, नेचुरल तालाब है, हम नहीं बनाए, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, ऊपर खेत था। अब जब खेत में हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस या पोटासियम, फास्फोरस, ये सब DAP खाद डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो जब बारिश की पानी आएगा तो खेत से पानी बह करके तालाबों में आएगा, नदी है तो नदी में जाएगा, ठीक है। तो वाटर में क्या हो गया, वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ गया। अच्छा, अब नाइट्रोजन और फास्फोरस की जब मात्रा बढ़ गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स है भाई, जैसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ गया तो जो ऊपर थोड़ा बहुत जो अलगी था वो इसके साथ होगा क्या, इसके साथ घटना घटेगा।
घटना ये घटेगा कि इन लोग को भी खाद मिल जाएगा। भाई धान उनमें हम तो डाले थे, धान के लिए खाद डाले थे कि बढ़े, ठीक है। ये जो खदवा है भाई, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन फास्फोरस आ करके ये तालाब में आ गया, जो थोड़ा बहुत अलगी था इसको मिल गया खाद, इसको भी खाद मिल गया। अब मिल गया तो जो अलगी है ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे अलगी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अलगी देखा है वाटर में हरा हरा जम जाता है, हरा हरा टाइप के एकदम, वही अलगी है। अलगी उसी को बोलते हैं हरा हरा। अभी बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। और अगर बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे हो जाएंगे तो अलगी ब्लूम, इसी को बोलते हैं कि अलगी ब्लूम कर गया। ब्लूम मतलब अचानक से बहुत सारा अलगी भाई पैदा ले लिया, जन्म ले लिया, ठीक है, बन गया। वो कैसे बना? वही हमारे खेतों से जो नाइट्रोजन फास्फोरस धान के लिए डाले थे वो गलती से पानी में आ गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन फास्फोरस मेनली नाइट्रोजन फास्फोरस आता है वाटर में, वो आकर के अलगी को ही खाद के रूप में भाई काम करने लगा। अब बहुत सारे अलगी बना दिया, इसको क्या बोलते हैं? अलगी ब्लूम। अगर बहुत सारे अलगी हो जाएं तो उसको अलगी ब्लूम बोलते हैं। अब इससे लॉस क्या है भाई? नीचे अंदर मछली हैं तो क्या लॉस है? अब जब अलगी ब्लूम से हो जाएंगे तो इसमें अब अलगी तो हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, मरेगा भी। तो ये कुछ भाई इसका लाइफ जब ख़त्म होता है तो अलगी नीचे आके सेटल हो जाता है, मर मुरा गया तो कुछ नीचे सेटल हो जाता है। अभी जो अलगी है अब आएगा अपना डिकम्पोजर्स, और जैसे ही डिकम्पोजर आएगा इसको क्या करेगा? डिकम्पोज करना शुरू करेगा, मतलब बैक्टीरिया आएगा, माइक्रोब्स आएंगे छोटे छोटे, इसको डिकम्पोज करेगा। अब जब इसको डिकम्पोज करेगा तो अभी पढ़ा है कि माइक्रोब्स को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब जो माइक्रोब्स छोटे छोटे आए डिकम्पोज करने के लिए, इसको छोटे छोटे माइक्रोब्स है, इसको डिकम्पोज करा तो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। बिना ऑक्सीजन लिए हुए माइक्रोब्स डिकम्पोज करिए नहीं सकता है, इसको तोड़िए नहीं सकता है। तब भाई जब वाटर में जो पहले से डिजॉल्व ऑक्सीजन था उसकी मात्रा घट जाएगी, घट गया, ठीक है। अब सब ऑक्सीजन तो चला गया इसको डिकम्पोज करने में, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम गया। अब कम गया तो भाई मछली के लिए भी ऑक्सीजन कम बचा, तो मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? यूट्रिफिकेशन। पिछले बार पढ़े थे हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्यों हो रहा था? ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा था और उसको डिकम्पोज कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्या है? यहाँ अलगी जो ब्लूम हुआ है ना, बहुत सारे अलगी हो गए हैं, वो अगर उनकी लाइफ समाप्त हो गया, नीचे आ गया, उसको डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज करने के लिए क्या किया? ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन ले लिया पानी से। अब पानी में ऑक्सीजन बचा ही नहीं, मछली मर गया। इसको बोलते हैं, अगर मछली मर जाए इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब यूट्रोफिकेशन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? यूट्रोफिकेशन के कारण जो मछलियाँ मर रही हैं किसके कारण हो रही है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन हमेशा याद रखना कि मिनरल्स के कारण होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कारण होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण नहीं होते। देखो लिखा हुआ मेनली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, वही नाइट्रोजन फास्फोरस NP, नाइट्रेट्स एंड फास्फोरस के कारण यूट्रोफिकेशन होते हैं। ये क्यों होते हैं भाई? देखो लिखा हुआ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी। जब अलगी वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई उनका लाइफ समाप्त होगा, उसको फिर डिकम्पोज करेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड होगा। अच्छा, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी को क्या बोलते हैं? अलगी ब्लूम, ठीक है। ये होते हैं क्यों भाई? तो लोडिंग ऑफ एक्स्ट्रा लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यूट्रोफिकेशन का कारण क्या है? एक्स्ट्रा लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स? तो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, यही याद रखना है। तो यूट्रोफिकेशन किसके कारण होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के कारण होते हैं। जो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व हैं कौन कौन? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स मेनली, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स ज़्यादा होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन होते हैं न्यूट्रिएंट्स के कारण, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट के कारण होते हैं। ये समझ में आया? उसके कारण मछली मारना स्टार्ट हो जाता है, अलगी ब्लूम हो जाता है। अब अलगी को डिकम्पोज करता है माइक्रोब्स, तो जब डिकम्पोज करेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होगा भाई, बिना ऑक्सीजन लिए तो डिकम्पोज करेगा नहीं। जब वो खुदे माइक्रोब्स ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन का डिमांड करने लगेगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में कम हो जाएगी तो मछलियाँ मर जाएंगी। तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। एक्वेटिक जो लाइफ है वो मरना स्टार्ट हो जाएगी तो बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब आगे देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन भी सेम कॉन्सेप्ट है। मोबाइल नहीं मिल रहा है,
कितना टाइम हो गया देखना है, उसको भी लगा हुआ है भाई। चलो अब रहने देते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन सब बाद में पढ़ेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, सॉइल है, सॉइल तुरंत ख़त्म हो जाएगा अपने नेटवन साइकिल का। चलो ठीक है, तुम ऑफ करो।